हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि माइनिंग सेक्टर का बहुत कम चैनल है जिसमें वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट और टेक्निकल पोर्शन आपको मिल पाएगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अगर माइनिंग के कोई चैनल आप जानते हो तो उनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि माइनिंग, जैसे कि मैंने बताया, माइनिंग फील्ड में बहुत कम चैनल्स है, तो उनको सपोर्ट दीजिए अपना। चलिए आज आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। तो मॉयल के अंडर वैकेंसी निकाली गई है। आपको पता होगा, मैंने इससे पहले एडवर्टाइजमेंट, अभी तो ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन एक नोटिस दे दिया गया है, इंटीमेशन नोटिस, कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली नोटिस है जो कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, और मैंने इस पे वीडियो भी बना दिया था। और मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड, अगर सिलेबस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो आप बताइएगा। पोस्ट कौन कौन से थे इसमें? था सेलेक्ट ग्रेड माइन फॉरमैन एनी 9 का, माइन फॉरमैन एनी 8 कैटेगरी का, माइन मेट का एनी 5 में, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का एनी 5 में, और ब्लास्टर का एनी 4 में। तो ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि 4 तारीख से इसका एप्लीकेशन चालू होगा। और जब एप्लीकेशन इसका चालू होता है, रजिस्ट्रेशन इसका ऑन होता है, तो उस केस में जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर होंगे। और अब मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड, अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, ये जितना भी पोस्ट है, चाहे माइन फॉरमैन का हो, चाहे माइन मेट का हो, चाहे ब्लास्टर का हो, इसमें वाइंडिंग इंजन को मैं अभी काट देता हूँ, इसको साइड कर देता हूँ। बाकी सबका जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। ब्लास्टर वाले में ब्लास्टिंग का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी माइनमेट का और माइन फॉरमैन का जो पोर्शन है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि सेम है। एकदम एक ही क्वेश्चन पूछा गया है इससे प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किया है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि इसमें क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। आप इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, चाहे आप माइनिंग सरदार की करना चाहते हो, ओवरमैन की, सेकंड क्लास मैनेजर डीजीएमएस एग्जाम के लिए, या फिर माइनमेट माइन फॉरमैन की एग्जाम तैयारी करना चाहते हो मॉयल एग्जाम के लिए, या फिर कोई भी एग्जाम के लिए, या फिर डीजीएमएस एग्जाम के लिए, या सेकंड क्लास मैनेजर मेटल का तैयारी करना चाहते हो, आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। बाकी का डिटेल मैं वहीं पर बता दूंगा। चलिए अभी मैं डायरेक्टली सिलेबस के ऊपर में आता हूँ। तो जो आपका सिलेबस है वो मैं लिखते जाऊंगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो इसका सिलेबस है, इसमें सबसे पहले तो जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है, इसके होंगे टोटल 80 क्वेश्चंस। इसके बाद रीजनिंग जो होगा आपका, इस रीजनिंग के होंगे टोटल 10 क्वेश्चन। और जो जीके जीएस करंट अफेयर आप कह सकते हो, ठीक है, करंट अफेयर, इसके मिला के होंगे 10 क्वेश्चन। जिसमें रीजनिंग तो आपको मैं बता ही दूंगा अलग से वीडियो बना के, क्योंकि रीजनिंग इसका थोड़ा अलग है। लोगों को लगता है कि इसका रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट पूछता है, बहुत हार्ड पूछता है, ऐसा नहीं है। 10 का 10 रीजनिंग आपसे आसानी से बन जाएगा, मेरे से ही बन गया था, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। आपको बस पैटर्न अगर पता चल जाएगा तो फिर आप आराम से इस रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो। और जीके जीएस करंट अफेयर में कुछ ऐसा है कि जीके जीएस का जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें साइंस के क्वेश्चन तो खैर होते नहीं है ज़्यादातर, बट इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 से 6 होते हैं। और करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है वो 3 से 4 क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं आता हूँ टेक्निकल पोर्शन 80 नंबर का, आपका क्या सिलेबस रहने वाला है इसके बारे में। देखिए, मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बुक बताना चाहता हूँ। और ये बुक को तो आप रामबाण मानिए, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि रामबाण, अगर आप एलसी काकू साहब का किताब पढ़ रहे हो, ओवरमैन हैंडबुक पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप ओवरमैन हैंडबुक पढ़ रहे हो, या फॉरमैन हैंडबुक पढ़ रहे हो, फॉरमैन हैंडबुक पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप एचपी सोनी साहब का जो दिग्दर्शिका आता है वो पढ़ रहे हो, ठीक है, दिग्दर्शिका आता है वो पढ़ रहे हो, या फिर आप अगर वैसे कोई भी किताब इस टाइप की पढ़ रहे हो, तो ये किताब आपका मॉयल के एग्जाम में काम नहीं आएगा।
रीजन मैं आपको बताता हूँ। एलसी काकू का जो अबरमैन हैंडबुक लिखा गया है, ये बेसिक्स को ध्यान में रख के लिखा हुआ है, लेकिन ये इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिक प्लस इंटरमीडिएट प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ये जो किताब है वो यहाँ काम नहीं आएगा, ये किताब जिंदगी में काम आएगा आपका, क्योंकि बेसिक्स आपका क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। जो स्टार्टिंग में नए होते हैं उनके लिए एलसी काकू बहुत कारगर है, क्योंकि बहुत अच्छे सरल भाषा, हिंदी के बोलचाल के भाषा में बहुत सारी किताबें लिखी गई है। बहुत जगह पे पहले काम आता था, लेकिन अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, तो इसमें कोई किताब या ऑथर की गलती नहीं होती। तो कोई भी किताब गलत नहीं है, खराब नहीं है बाबू। ये सब किताब जो बुनियादी लड़के होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं भी जब माइनिंग का एम नहीं जानता था तो यही सब किताब पढ़ा था, तो मेरे को आइडिया हुआ। खैर चलिए आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। देखिए अभी जो आपको सिलेबस फॉलो करना है, जो बुक्स आपको फॉलो करना है वो कौन सा है। सबसे पहले तो एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इसका आपको पढ़ना है। वॉल्यूम 1 भी, वॉल्यूम 2 भी और वॉल्यूम 3 भी। घबराइए नहीं, इसमें सेलेक्टेड पोर्शन होंगे जो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको सेलेक्टेड पोर्शन अगर आप ध्यान दे दोगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले वॉल्यूम 1 निकाल लीजिए, अगर आपके पास कंटेंट है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं खुद बताता हूँ आपको। वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि जनरल जूलॉजी के बारे में दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जूलॉजी के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कभी दिखा किसी साल नहीं दिखा। क्योंकि आप अगर मॉइल के लड़कों से पूछोगे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन दे चुके हैं, तो कोई आपको बताएगा कि मेरे टाइम एमएमएलएस बहुत ज़्यादा पूछा था, आप एमएमएलएस पूरा कर लो, ठीक है, या बोलेगा आपको लेजिस्लेशन का पूरा पोर्शन रट लो, एमएमआर पूरा रट लो, एमएमआर से क्वेश्चन पूछता है। कोई बोलेगा वेंटिलेशन से क्वेश्चन पूछता है। भाई साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बार कहीं ना कहीं कोई हो सकता है पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेंटिलेशन से ही पूछेगा या एमएमआर से ही पूछेगा। जो उसका सिलेबस है वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। आपका किस्मत है कि किस सेक्शन से ज़्यादा पूछता है, किस सेक्शन से कम पूछता है, वो आपका किस्मत है भैया, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 जूलॉजी का जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है कोल एंड कोलफील्ड्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कोल एंड कोलफील्ड्स ऑफ इंडिया। ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोल माइनिंग, बेसिकली कोल फील्ड के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है, जो कि मेटल माइनिंग में नहीं पूछता है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 3 है वो है बोरिंग। नाम है चैप्टर का बोरिंग, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 है शाफ्ट सिंकिंग, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 है आपका ओपन कास्ट माइनिंग, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, जब आप ओपन कास्ट माइनिंग पढ़ोगे तो आप सिर्फ डीजे देशमुख तक लिमिटेड मत रहिएगा। आप जो भी साइड बुक्स है उसमें जो मेथड ऑफ माइनिंग दिया जाता है, मेथड्स ऑफ माइनिंग, ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लीचिंग प्रोसेस होते हैं या मेटल माइनिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं ओपन कास्ट वाला, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब अपने आप को आप कोई किताब में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। कोई एग्जाम जो पूछा जाता है वो पर्टिकुलर कोई किताब से नहीं पूछा जाता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर होता ही है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है एक्सेस टू मिनरल डिपॉजिट, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी पढ़ना है। आप कंटेंट खोल के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर नंबर 7 है आपका ड्रीवेज इन रोड्स कोल एंड स्टोन, ये भी पढ़ना है आपका। चैप्टर नंबर 8 है एक्सप्लोसिव। जो ब्लास्टर वाले हैं उनको तो भाई बहुत डिटेल में पढ़ना है, और जो ब्लास्टर वाले नहीं है उनको भी पढ़ना है। लेकिन इसके बाद एक्सप्लोसिव के कुछ अलग से टॉपिक्स होते हैं जो बुक में नहीं दिया हुआ है, उसको भी आपको पढ़ना है, जो कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो उस क्लासेस में तो खैर डिटेल में आपको एक ही जगह पर सब मिल ही जाएगा, आपको कुछ खोजने का जरूरत नहीं है। आपको A to Z पोर्शन जो सिलेबस है मॉइल का, मॉइल के हिसाब से ही मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, तो A to Z पोर्शन जो मॉइल का होगा वो खुद मैं कवर कराऊंगा, और कोई दूसरा लोग वहाँ पे नहीं है। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे 6200670155 पे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि बाबू बैच है लिमिटेड। जब मैं अनाउंस किया था मुझे उम्मीद नहीं था कि बच्चे अचानक से इतनी जल्दी आ जाएंगे, तो अब बैच होने वाला है फुल, तो इसके बाद मैं कर दूंगा बंद। फिर अगर आप चाह भी लोगे तो शायद मैं ज्वाइन नहीं करा पाऊँ आपको। चलिए चैप्टर नंबर 8 हो गया था। चैप्टर नंबर 9 है आपका रॉक मैकेनिक्स। अब देखिए रॉक मैकेनिक्स जो आपका डीजे देशमुख में दिया हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ एक होता है टॉपिक स्टार्टा कंट्रोल। स्टार्टा कंट्रोल इसके बारे में इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई अलग किताब है, जैसे सुनील कुमार सिंह का अगर किताब है, ठीक है, या फिर अगर अलग आपके पास कोई AK गोराई या कोई भी साइड बुक है, तो आप उसको जरूर पढ़ेंगे।
क्योंकि जो आपका बेसिकली स्टार्टा कंट्रोल है से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछा गया, ऐसा देखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है उसका, ठीक है, वो है स्टोइंग प्रैक्टिस। अब जो स्टोइंग प्रैक्टिस है ना, इसमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, इसमें छाट छाट के पढ़ना, जो मेटल वाला कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ है ना, वो आपको पढ़ना। स्टोइंग प्रैक्टिस जनरली कोल माइंस में किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ मेटल माइंस है जहाँ पे कट एंड फिल मेथड जैसे हो गया, या उस टाइम में भी इसके बारे में कुछ कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में जरूरी नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 11 है बोर्ड एंड पिलर मेथड के बारे में लिखा हुआ है। बोर्ड एंड पिलर मेथड आपका कोल से रिलेटेड है, लेकिन बोर्ड एंड पिलर मेथड को मेटल में भी इस्तेमाल करते हैं, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। चैप्टर नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है पिलर एक्सट्रैक्शन इन बोर्ड एंड पिलर मेथड। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड का इस पोर्शन में भी आप सेलेक्टेड पोर्शन को पढ़ सकते हैं ना, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं। इसके बाद लॉन्ग वाल है, लॉन्ग वाल को आपको पढ़ लेना चाहिए। और चैप्टर नंबर 14 है थिक सीम माइनिंग, थिक सीम माइनिंग। अब ये जो थिक सीम माइनिंग है ये आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर देखोगे सेलेक्ट करके तो आपका 3 से 4 चैप्टर तो यहाँ आराम से कट गया है। 3 से 4 चैप्टर तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे कम हो जाता है। वॉल्यूम 1 का भी चैप्टर कम हो जाता है, लेकिन जो सेलेक्टेड पोर्शन है वो कुछ कुछ ऐड हो जाता है। जैसे एक्सप्लोसिव में आपको थोड़ा और डिटेल में, स्टार्टा कंट्रोल के लिए और डिटेल में, मेथड ऑफ माइनिंग के लिए और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थिक सीम माइनिंग वगैरह पढ़ लेते हो तो काम चल जाएगा। तो यहाँ तक आपका वॉल्यूम 1 का जो पोर्शन है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम 2 के ऊपर। अब आते हैं वॉल्यूम 2 के ऊपर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, वॉल्यूम 2 यानी EMT वॉल्यूम 2 की ही मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो पार्ट ए है, ठीक है, पार्ट ए तो आपको पूरा पढ़ना है। इसका कोई उपाय है जी? बिल्कुल नहीं, कोई उपाय नहीं है। इसमें जो माइन गैसेस है, अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर है, ये तो पूरा पढ़ना है। वेंटिलेशन तो भैया आपको डुबकी लगा के पढ़ना है, वेंटिलेशन आपको डुबकी लगा के पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एक होता है माइन इन्वायरमेंट। माइन इन्वायरमेंट का कुछ टॉपिक इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहे तो एन कर्मकार साहब का जो किताब आता है उसको फॉलो कर सकते हैं, LC काकू साहब का माइंड वेंटिलेशन का बुक आता है उसको फॉलो कर सकते हैं, GV मिश्रा साहब का जो किताब आता है उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर सुनील कुमार सिंह में जो वेंटिलेशन में दिया हुआ है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक गोराई वाला भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप अलग से माइंड इन्वायरमेंट का जो पोर्सन है उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी जो है भैया, इसमें है कुछ कुछ चैप्टर्स जो आपको ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले है डेवलपमेंट, जो आप मेटल माइंस में करते हो। ठीक है, अंडरग्राउंड जो मेटल माइंस में कर रहे हो उसका डेवलपमेंट के बारे में इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है। आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आप देखोगे तो इसमें सिर्फ आपका राइजिंग का मेथड दिया हुआ है, विंजिंग का मेथड नहीं दिया हुआ है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स है जो इसमें दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी आपको बहुत सारे साइड टॉपिक्स को अलग से अलग अलग जो किताब से उसको पढ़ सकते हो। इसके लिए मेरे हिसाब से आपके लिए जो अच्छा किताब रहेगा वो रहेगा YP चचारकर साहब का किताब। बहुत पुराने व्यक्ति हैं लेकिन बहुत अच्छे से मेटल माइनिंग को कवर किए हैं। मेटल माइनिंग के मार्केट में बुक्स बहुत कम है, आपको कुछ पोर्शन किसी किताब में मिलेगा, कुछ पोर्शन किसी किताब में मिलेगा, कुछ पोर्शन किसी किताब में मिलेगा। ऐसा ही करके आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। अगर आप एक जगह चाहते हो तो फिर मैं वीडियो लेक्चर जो बना के डाल रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको A to Z पोर्शन एक ही जगह पे मिल जाएगा, आपको इधर उधर हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट मेथड आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कोई उपाय है जी? बिल्कुल कोई उपाय नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद एक आता है मेथड्स ऑफ स्टॉपिंग। जो मेथड्स ऑफ स्टॉपिंग है इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि मेटलिफेरस डिपॉजिट के बारे में बताता है। अब इसमें जो आप बुक में पढ़ोगे ना, अगर आप DJ देशमुख का किताब पढ़ोगे तो इसमें अलग अलग टाइप के मेथड्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर अलग अलग किताब पढ़ोगे, जैसे YP चचारकर साहब का किताब पढ़ रहे हो या फिर अलग एडवांस लेवल का मेटल माइनिंग का बुक पढ़ रहे हो, उसमें अलग टाइप के मेथड्स ऑफ माइनिंग स्टॉपिंग दिया हुआ है। तो आपको दोनों को मर्ज करके पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जब दोनों को आप कवर कर लोगे ना तो कोशिश करना इसका ऑब्जेक्टिव यानी MCQs आप जरूर सॉल्व करो, चाहे कोई भी किताब से कर रहे हो, सुनील कुमार सिंह की किताब से कर रहे हो ऑब्जेक्टिव, अंबुजा दास की किताब से कर रहे हो ऑब्जेक्टिव सॉल्व, ठीक है, या फिर अलग अलग जो मेटल माइनिंग के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं अगर उसको सॉल्व कर रहे हो, कहीं से भी करो, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करना, जिससे आपको क्लियरिटी आएगा। क्योंकि ये चैप्टर दोनों ऐसे हैं ना जो आपको लगेंगे छोटे, लेकिन है भाई साहब
बहुत खतरनाक। ठीक है, तो ये रहा आपका वॉल्यूम 2 का पोर्शन। तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि डीजे देशमुख का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। डीजे देशमुख तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन साइड से आपको कुछ कुछ और भी किताबें हैं जिसमें कुछ सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा कोई भी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दिए तो फिर बहुत वास्ट हो जाएगा आपके लिए। अगर आप सोचोगे सुनील कुमार सिंह उठा के पूरा पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए वास्ट हो जाएगा। एक ही राय पूरा पढ़ते हैं तो फिर वास्ट हो जाएगा। सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ना भाई साहब, सेलेक्टेड पोर्शन। ठीक है, अब आते हैं हम वॉल्यूम 3 पे। देखिए वॉल्यूम 3 जो ईएमटी का है ना, ये थोड़ा आपको अजीबोगरीब लग सकता है। वॉल्यूम 3 अगर आपके पास कंटेंट है तो कंटेंट निकाल लेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलिए, चैप्टर नंबर 1 है ये वॉल्यूम 3 का, ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 3 है तो बिल्कुल से बिल्कुल नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 4 है, ये भी बिल्कुल नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 5 है, ये तो एकदम नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें आपको सेलेक्टेड कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़े, नहीं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। चैप्टर नंबर 7 है, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, जैसे कुछ जो आपका बेसिकली कुछ कुछ आपको पढ़ना है, हल्का हल्का पोर्शन आपको पढ़ना है। ठीक है ना, ब्रॉन्ज वगैरह किस किस मेटल से मिलके बनता है ना, ये सब आपको बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 आता है जो कि है वायर रॉप। वायर रॉप, इसको आपको पढ़ना है। इसका कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। चैप्टर नंबर 8 तो आपको पढ़ना ही। जो वायर रॉप से जो अलग अलग जगह पे हम वायर रॉप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हॉलेज हो चाहे वाइंडिंग हो, इसके बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ में दिया हुआ है, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। चैप्टर नंबर 9 है एयर कंप्रेसर के बारे में। देखिए एयर कंप्रेसर अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मॉयल में आज तक एयर कंप्रेसर पूछा नहीं, तो आप इसको भी हटा सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 10 भी एयर कंप्रेसर से जो एयर उत्पन्न होता है उसके बारे में, तो आप इसको भी काट सकते हैं। ये भी चैप्टर आपके लिए जरूरी नहीं है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 है वाइंडिंग के बारे में। तो इसको कसम खा के रखिए कि इसको पढ़ना ही पढ़ना भाई साहब। इसको अगर छोड़ दिया ना तो आपको बहुत पछतावा होगा एग्जाम में। वाइंडिंग, हॉलेज, ट्रांसपोर्ट, बोल्ट कन्वेयर, पंप, ये सब चैप्टर तो आंख बंद करके पढ़ना है, लेकिन भैया पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप कह सकते हो ना कि एग्जामिनर का दिमाग में ऐसा नहीं कि सेलेक्टेड पोर्शन रहता है। एग्जामिनर का दिमाग में बहुत सारे पोर्शन है, अब उसमें से किसी भी पोर्शन से कभी ज़्यादा पूछ देगा, कभी कम पूछ देगा। तो ये किस्मत है भैया आपका। आप तुक्का नहीं मार सकते कि पिछले बार वेंटिलेशन से पूछा था, इस बार वेंटिलेशन से नहीं पूछेगा, तो ये आप तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में भी इस वाइंडिंग के बारे में है। ठीक है, इसमें ड्रम, स्टीम और इलेक्ट्रिक वाइंडर के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 12 के बाद 13 है वाइंडिंग के बारे में, 14 है वाइंडिंग के बारे में। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपका चैप्टर नंबर 15 है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, रॉप हॉलेज के बारे में दिया, मतलब हॉलेज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 है आपका इंटरनल कंबसन इंजन, आईसी इंजन जिसको बोलते हो। ठीक है, आईसी इंजन के बारे में, तो अब इसको काट सकते हो। चैप्टर नंबर 16 आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 17 है आपका कन्वेयर। तो कन्वेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। कन्वेयर से आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चैप्टर नंबर 9 में है पंप के बारे में, तो पंप भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 19 जो है वो फीड मैकेनिज्म है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के आपका जो पोर्शन है वो मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है आपको। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि इतना आप कर लोगे तो हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इतना करने में बहुत ज़्यादा समय भी लगा दोगे। अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये पोर्शंस बड़े ज़रूर हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर कट जाते हैं। और ईएमटी तो आपको कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए पढ़ना ही है। कोल इंडिया में भी आजकल ईएमटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन सिर्फ ईएमटी का नहीं पूछ रहा है, कुछ पोर्शन बाहर से भी पूछ रहा है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता है कि बच्चों को पता चल जाए कि हम किस किताब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ मार्केट में अलग अलग टाइप की किताबों से पूछ रहा है। ठीक है, ताकि एक किताब पे आप रिस्ट्रिक्ट ना हो सको। हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, तो ये एग्जाम का पैटर्न यही है। इसके बाद अब है कि क्या इसमें से काम चल जाएगा? नहीं भैया, नहीं चलेगा। वो तो था आपका थ्योरी वाला पोर्शन जो आपने पढ़ा। अब आपका लेजिस्लेशन वाला पोर्शन आता है। ठीक है, लेजिस्लेशन वाला पोर्शन में क्या क्या है? अब ऐसा नहीं कि मैं डिटेल में सिलेबस बता दिया हूँ तो आपको लगे बहुत बड़ा भाग जाओ, आप हिम्मत भी ना जुटाओ, ऐसा मत करना यार। ठीक है, कोई भी एग्जाम दो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ईएमटी, और जो पोर्शन मैंने बताया तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एमएमआर आपको पढ़ना है पूरा 1961। आप कोई कहते हैं कि सर 2018 में जो ड्राफ्ट आया था उसको पढ़ना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना। अभी लागू नहीं हुआ, वो ड्राफ्ट है भैया, लागू नहीं। जब तक कानून लागू नहीं तब तक आपका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको सर्कुलर अपडेटेड पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं एमएमआर को पूरा पढ़ने के बाद जो मेन सर्कुलर अपडेट आया था उसको भी आप पढ़ सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो अलग से तो क्लासेस ज्वाइन कर लो मेरा, उसमें मैं डिटेल में बताता हूँ। आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा, आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद
आपको MVTR पढ़ना है, इसके बाद आपको रेस्क्यू रूल पढ़ना है, इसके बाद आपको क्रैच रूल पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पिट हेड बाथ पढ़ना है, पिट हेड बाथ रूल पढ़ना है। इसके बाद आपको CER यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको माइंस एक्ट पढ़ना है, इसके बाद आपको माइंस रूल पढ़ना है, ठीक है। ये सब तो आपको पढ़ना ही है, इसका कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है, इसको तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए, तो टेक्निकल पोर्शन में आपका इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन आप देखोगे ना तो ये जो सिलेबस है अगर आप करने जाओगे ना तो आपका बहुत आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि EMT आजकल पढ़ के रखते हैं लोग, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। आप कौन कौन सी किताब अगर आप कहोगे आपको लेना चाहिए तो आप मेरे को चैट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल में इसके लिए वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक आपको लेना ज़्यादा सही रहेगा और कैसे कैसे पोर्शन में आप कौन कौन सी बुक में कौन कौन सा पोर्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लासेस करना चाहते हो तो बैच अभी लगभग फुल होने वाला है, तो आप जल्दी ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेटल माइनिंग, माइनमेट, फॉरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर, लेजिस्लेशन, DGMS एग्जाम, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सबका दोनों का अलग अलग बैच है। तो आप अगर करना चाहते हैं ज्वाइन तो व्हाट्सएप पे 6200670155 पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।